देखो अभी तक क्या है, हम लोगों ने गॉस लॉ पढ़ा है, उसमें हमने ये जाना है कि फील्ड कैसे निकालते हैं। पहले फ्लक्स देखा, क्लोज सरफेस, ओपन सरफेस, फिर फील्ड कैसे निकालते हैं सिमेट्रिकल केसेस में। उसमें हमने लगभग 30-35 इलस्ट्रेशंस ले चुके हैं, हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स ले चुके हैं ना। अब जो हम तुमको लेने जा रहे हैं इसको बोलते हैं सेल्फ। हमको दो टॉपिक लेना है, एक सेल्फ एंड इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक है। दूसरा कंडक्टर और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। ये दोनों चीज हम समझ गए तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत अच्छा हो गया। अगर हमने सेल्फ और म्यूचुअल जो है इंटरेक्शन पोटेंशियल क्या होती है ये जो है समझना है, और कंडक्टर समझना है, क्योंकि कंडक्टर्स ही बेसिकली कैपेसिटर भी है। कंडक्टर्स ही बेसिकली कैपेसिटर भी है। कैपेसिटर कुछ नहीं है, असेंबली ऑफ कंडक्टर्स होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होता है? जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी सिस्टम की, वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, वो दो उसका टर्म होता है। एक होता है सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा होता है इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसका नोट्स अभी क्लास के बाद मैं तुमको शेयर करूंगा, पूरा नोट्स मैंने लिखा है कल से लेके अभी तक बैठ के पूरा। मैंने बोला था सब रैंडम थे, उसको एक जगह कंपाइल किया है, लेकिन समझ लो इसको, क्योंकि इस पे बेस्ड हम पूरी इरोडोव की कंडक्टर निकाल देंगे। इरोडोव के बहुत सारे क्वेश्चन हम इन दोनों के बेसिस पे और कंडक्टर के बेसिस पे निकालेंगे, इंक्लूडिंग कैपेसिटर, ठीक है। और समझ लो मेरे कैपेसिटर चैप्टर में वो नहीं समझ सकता है जिसने कंडक्टर नहीं पढ़ा है या सेल्फ एंड ये नहीं पढ़ा है। इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। सेल्फ का मतलब होता है कि उस सिस्टम के जो इंडिविजुअल पार्टिकल है विद इन द सिस्टम, जो इंटरेक्शन है। समझो एक स्फेयर है, एक दूसरा स्फेयर है, स्फेयर ए और स्फेयर बी के इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी। एक स्फेयर दूसरा स्फेयर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो, उसको क्या बोलेंगे? इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन स्फेयर में जो इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं जिनसे स्फेयर बना है, वो जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट स्फेयर। स्फेयर को किसी ने बनाया तो है ना, स्फेयर पहले तो बना हुआ नहीं था, उस पर चार्ज नहीं था, कोई चार्ज ला के उसके ऊपर रखा होगा। तो समझो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ये होता है ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ अमॉन्ग पार्टिकल्स विद इन द सिस्टम। समझो विद इन द सिस्टम एक स्फेयर है या एक रिंग है या एक डिस्क है या एक हॉलो स्फेयर है, उसके अंदर जितने आपस के पार्टिकल हैं वो जो बनाते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है? उनके आपस की जो डिफरेंट पार्टिकल उनका कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन एक दूसरा कॉम्बिनेशन, उसका भी एक इंटरेक्शन, उसका भी एक सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी है। और उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन उसको क्या बोलते हैं? इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी। सो इंटरेक्शन होता है बिटवीन टू सिस्टम, ये होता है विद इन द सिस्टम, सेल्फ। पहली बात। दूसरी बात, इसका मतलब होता है कि अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट, अगर कोई एक्सटर्नल पर्सन इनफाइनाइट से, अगर कोई एक्सटर्नल पर्सन इनफाइनाइट से, अगर कोई एक्सटर्नल पर्सन इनफाइनाइट से एक एक करके चार्ज लाके और उस सिस्टम को क्रिएट कर रहा है स्लोली, बिना काइनेटिक एनर्जी चेंज किए, तो उस एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क किया होगा। इसका मतलब ये भी होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in assembling the constituent particles of the system from infinity slowly। एक एक्सटर्नल एजेंट एक एक करके डी क्यू करके चार्ज एक एक करके इंफिनिटी से लाता है और इस सिस्टम को क्रिएट करता है, उसमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है इसके इक्वल, इसको बोलते हैं सेल्फ एनर्जी। तीसरा इसका मतलब है द एनर्जी स्टोर्ड इन द फील्ड क्रिएटेड बाय दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो सिस्टम है, इसने जो पूरे यूनिवर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है उसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। समझो ये होता है एनर्जी स्टोर्ड इन फील्ड क्रिएटेड बाय दिस सिस्टम
यानी कि हम कह सकते हैं सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी। किसी जगह पे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वहां एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम जूल पर मीटर क्यूब। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम यानी उसका यूनिट क्या होगा? जूल पर मीटर क्यूब। इसमें उसकी वैल्यू क्या होती है? दैट वैल्यू इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी इनटू डीवी क्या है? एलिमेंटल वॉल्यूम। ये पोटेंशियल नहीं है, दिस इज द एनर्जी डेंसिटी एट ए पॉइंट इनटू दिस इज द एलिमेंटल वॉल्यूम। समझो, एलिमेंटल स्मॉल वॉल्यूम। इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? पूरे यूनिवर्स में, इन एंटायर क्या चीज? बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा, लेफ्ट कर दो कैमरा। पूरा नहीं दिख रहा है, एक मिनट रुक जाओ। अब ठीक है? हाँ सर, ठीक है। एंटायर यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में इसको इंटीग्रेट कर दो, दैट इज इक्वल टू सेल्फ एनर्जी, दैट इज इक्वल टू सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। यानी ये एनर्जी कहां स्टोर्ड है? पूरे यूनिवर्स में जो फील्ड बनी है वहां स्टोर्ड है। ठीक है। चौथा इसका मीनिंग समझो, चौथा इसका मीनिंग सेल्फ का। पहला मीनिंग ये, दूसरा मीनिंग ये, तीसरा मीनिंग ये और चौथा मीनिंग। चौथा मीनिंग होता है कि जब तुम dq 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 करके चार्ज ला रहे थे, पूरी चार्ज q कैसे बनी? स्टेप्स ऑफ dq। तो किसी समय तुम जब dq चार्ज लाए तो उस समय उसकी इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल कितनी थी? q। समझो, किसी समय अगर किसी सिस्टम के ऊपर चार्ज कितनी है? q। किसी समय इंस्टेंटेनियस इसके ऊपर पहले से चार्ज कितनी है? q। तो इसकी पोटेंशियल होगी। जब तुम्हारा इसका सिस्टम का पोटेंशियल चार्ज है q, इसकी एक जो है पोटेंशियल है, और अब तुम इंफिनिटी से एक चार्ज ला रहे हो, तो यहां इसकी जब इस पे चार्ज q है तो इस सरफेस की पोटेंशियल कितनी है? v है। समझो, तुम जानते हो किसी भी सरफेस की पोटेंशियल होती है, अगर इस पे अभी चार्ज q है, अभी इसके ऊपर चार्ज कितनी है? q है, आ चुकी है, क्योंकि तुम जीरो से लेके कैपिटल Q तक ले आ रहे हो। तुम किसी चार्ज को जीरो से लेके कहां तक ले आ रहे हो? कैपिटल Q तक, क्यों टोटल चार्ज कैपिटल Q है। उस प्रोसेस में जब तुम dq चार्ज इंफिनिटी पे जाके ला रहे हो, डाल रहे हो, ला रहे हो, डाल रहे हो, किसी मोमेंट पे इस पे चार्ज Q थी, और तुम अब यहां से चार्ज कितना ला रहे हो? dq। तो तुम कहां से ला रहे हो? इंफिनिटी से। जब तुम इसको इंफिनिटी से ला रहे हो तो इसकी पोटेंशियल कितनी थी बताओ? हम इसको बोलते हैं dw या d सेल्फ एनर्जी। dw एक्सटर्नल कहो या u कहो, dw या d u सेल्फ। सेल्फ एनर्जी का इंक्रीमेंट क्या होता है समझो। अभी इसकी पोटेंशियल कितनी है? पोटेंशियल ड्यू टू q, ड्यू टू q। q क्या है? इंस्टेंटेनियस चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू q इंटू dq। अगर तुम इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो तुमको दे देगा सेल्फ एनर्जी। अभी मैं सिर्फ थ्योरी बता रहा हूं, जब इसको इलस्ट्रेट करूंगा तो मैं हर मेथड्स को निकालूंगा। पोटेंशियल किसी मोमेंट पे इंस्टेंटेनियस चार्ज है q, तो इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल है ड्यू टू q, और तुमने dq चार्ज एक्स्ट्रा डाला इस पोटेंशियल के अगेंस्ट, तो तुमको उसमें वर्क करना पड़ेगा dq इंटू दिस। और पांचवा मीनिंग समझो, पांचवा मीनिंग, और हम हर मेथड से करके दिखाएंगे तुमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहां से कहां इंटीग्रेट करना पड़ेगा? जीरो से लेकर क्यू तक। क्यू क्या है? टोटल चार्ज। जीरो से लेकर के क्यू तक, क्यू क्या है? इसका टोटल चार्ज है, जो तुम इसको कंपाइल करना चाहते हो। हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम यहां लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू टोटल क्यू। हम इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल नहीं ले रहे हैं, हम पोटेंशियल ड्यू टू ऑल चार्ज ले रहे हैं, जो अभी नहीं आया उसका भी टोटल इंटू dq। इसको हाफ कर देते हैं। अब ये कैसे हो रहा है मैं बता रहा हूं इसको। ये बताओ
ये बताओ मेरे पास अगर एक चार्ज है A, एक चार्ज है B और एक चार्ज है C, ये है Q1, ये है Q2 और ये है Q3, इसका पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे? इसका पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे? क्या होता है इसका पोटेंशियल एनर्जी? मान लो मेरे पास 3 चार्ज है Q1, Q2 और Q3, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं? हम इसका पोटेंशियल एनर्जी जो निकालते हैं, कहते हैं 1 का पेयर 2 के साथ, 1 का पेयर 3 के साथ। एग्रीड? 1 का पेयर 2 के साथ हम इसका कैसे निकालते हैं? देखो, समझना हम क्या करना चाह रहे हैं, और ये हम नहीं कर रहे हैं। आई एम नॉट अप्लाइंग दिस मेथड, दिस मेथड इज अप्लाइड बाय डेविड सी ग्रिफिथ्स। ग्रिफिथ एक ऐसी बुक है जिसमें इस मेथड को लगाया गया है टू फाइंड ए वेरी क्लेवर मेथड ऑफ फाइंडिंग पोटेंशियल एनर्जी। उसका ये कहना है कि तुम क्या करते हो, तुम्हारे पास मान लो 3 चार्ज हैं Q1, Q2 और Q3, और तुमको इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी। तो तुम क्या कर रहे थे, 1 का पेयर लेते थे किसके साथ? 2 और 3 के साथ। 1 का पेयर 2 और 3 के साथ, फिर 2 का लेते थे। तो तुम जानते हो कि तुम 2 का पेयर 1 के साथ तो ले चुके हो, तो किसके साथ लोगे? 3 के साथ लोगे। यही करोगे ना? या तुम ये कर दो, मान लो यहाँ 4 चार्जेस है, मान लो यहाँ 4 चार्जेस हैं। एक चार्ज है Q1, दूसरा है Q2, तीसरा है Q3 और चौथा है Q4, और तुमको इनका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है पूरे सिस्टम का। तो हमारे पास मेथड क्या था, हम ये देखते थे कितने पेयर बन रहे हैं, जितने पेयर बन रहे हैं उन सब का पोटेंशियल एनर्जी निकाल के जोड़ देते थे। तो हम क्या कहते थे, 1 का पेयर बनाते थे किसके साथ? 2 के साथ, 3 के साथ और 4 के साथ। हमने 1 का पेयर बनाया 2 के साथ, 3 के साथ और 4 के साथ। फिर 2 का पेयर बनाना है, तो क्या करते थे, 2 का 1 के साथ तो बन चुका है, तो किसके साथ लेते थे? 3 के साथ और 4 के साथ। तो K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2, K Q1 Q3 बाय डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 3, K Q1 Q4 बाय डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 4। देन फिर हम K Q1 Q2 नहीं लेते थे, 1 और 2 का पेयर बन चुका है, तो 2K Q2 Q3 बाय डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड 3, K Q2 Q4 बाय डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड 4, और फिर 3 का पेयर किसके साथ आएगा? सिर्फ 4 के साथ। यही करते थे ना? ग्रिफिथ का कहना है ऐसा मत करो, ठीक है? कोई डाउट? ग्रिफिथ का कहना है ऐसा मत करो। एक काम करो, सबका पेयर सबके साथ ले लो, 1 का पेयर 1 के अलावा सबके साथ ले लो, 2 का पेयर 2 के अलावा सबके साथ ले लो, 3 का पेयर 3 के अलावा सबके साथ ले लो और जोड़ दो। तो तुम पाओगे कि हर टर्म तुमको 2 बार मिल रहा है, जो एक बार मिलना था वो 2 बार मिल रहा है, उसको हाफ कर दो। ग्रिफिथ का कहना है कि तुम 1 का पेयर लो सबके साथ, 2 3 4, तुम 2 का पेयर लो किसके साथ? 1 3 4, तुम 3 का पेयर लो किसके साथ? 1 2 4, तुम 4 का पेयर लो 1 2 3, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो। इसका पेयर इसके अलावा सबके साथ ले लो, इसका पेयर इसके अलावा सबके साथ ले, सबको जोड़ के हाफ कर दो, तुम्हारा यही आएगा आंसर। क्यों आएगा? यहां 1 और 2 एक बार था, यहां 1 और 2 देखो 2 बार हो रहा है, बट तुम उसको हाफ कर रहे हो। इसका कहना था कि क्या करो, टेक ऑल पेयर, टेक ऑल विथ ऑल पेयर। यहां पे हम क्या करते थे, एक बार में एक ही पेयर लेते थे। यहां पे क्या इसका कहना है कि 1 को जब मानो, जब 1 चार्ज को मानो तो मानो वो पोटेंशियल ऑफ 2 3 4 में रखा हुआ है। जब 2 को मानो तो क्या मानो, वो पोटेंशियल ऑफ 1 3 4 में रखा हुआ है। जब 3 को मानो तो वो पोटेंशियल ऑफ 1 और पोटेंशियल ऑफ 2 और पोटेंशियल ऑफ 4 में रखा हुआ है। जब 4 को मानो ये पोटेंशियल ऑफ 1 2 3 में रखा हुआ है, और सबको जोड़ के हाफ कर दो, आंसर वही आएगा। यानी कि जब तुम किसी चार्ज को लो तो उसको छोड़ के सबका पोटेंशियल ले लो। तो इस मेथड से यहां पे अगर हम कहें तो हम जब DQ को ला रहे हैं, तो DQ के पोटेंशियल को भी ले रहे हैं, यहां पे टोटल पोटेंशियल ले रहे हैं, और तब इसको इंटीग्रेट करके हाफ कर रहे हैं। देखते हैं कैसे, लेट अस सी। हम इलस्ट्रेशन लेंगे तभी तुम समझ पाओगे, थ्योरी बताने से कुछ नहीं होता है। देखो मैं क्या करना चाह रहा हूं, और अभी जो डिराइव करेंगे
उसको कंठस्थ कर लो। कंठस्थ मतलब उसको हमेशा के लिए याद कर लो, वो भूलना नहीं चाहिए कभी भी। IIT जब भी क्वेश्चन पूछेगा, मैं पहले बता रहा हूं, इसके बाहर कुछ भी नहीं होगा। देखो, हमको जानना है सेल्फ एनर्जी ऑफ ए हॉलो स्फेरिकल सेल। ठीक है, एक हॉलो स्फेरिकल सेल। मेथड वन हमारा पहला मेथड है। वो क्या है? हमारा पहला मेथड है कि हम क्या करते हैं, फील्ड की निकाल देते हैं। हम क्या करते हैं, फील्ड का एनर्जी निकाल देते हैं। ये है चार्ज क्यू। ठीक है, इसकी फील्ड अंदर में कितनी होती है? 0। और बाहर कितनी होगी इसकी? फिर से बता रहा हूं, अंदर फील्ड होता है 0 और बाहर फील्ड होता है E। अंदर फील्ड होता है 0 और बाहर फील्ड होता है E। तुम जानते हो यहां से किसी डिस्टेंस r पे अगर तुम जाओगे, तुम यहां से किसी डिस्टेंस r पे जाओगे तो यहां पे फील्ड की मैग्नीट्यूड कितनी होती है? यहां फील्ड की मैग्नीट्यूड होती है E इज इक्वल टू, फील्ड होता है यहां पे KQ/r²। ये होता है ना, अंदर तो फील्ड 0 है, तो अंदर अगर फील्ड 0 है तो एनर्जी डेंसिटी भी 0 है, कोई एनर्जी ही नहीं है। अंदर फील्ड भी 0 और एनर्जी डेंसिटी भी 0, सो एनर्जी स्टोर्ड भी 0, यहां तो 0 है। बट इसके बाहर में सरफेस से लेकर के कौन सी डिस्टेंस, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, सरफेस से इंफिनिटी तक एनर्जी स्टोर्ड है। तो पहला मेथड तुम लगाओगे मेथड 1, तो क्या लिखोगे? U इज इक्वल टू, U सेल्फ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर मीन्स K स्क्वायर Q स्क्वायर बाय R टू द पावर 4, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू फील्ड का स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी एट डिस्टेंस R, जो कि वेरी कर रहा है। जैसे 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 तुम दूर जाओगे एनर्जी की डेंसिटी घट रही है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक बहुत थिन एलिमेंटल वॉल्यूम लेते हैं और हम मानते हैं ये इतनी थिन वॉल्यूम है जी, ये R और dr में इतना कम का फर्क है कि लगभग हम मान सकते हैं इस वेरी थिन स्फेरिकल सेल के अंदर एनर्जी डेंसिटी यूनिफॉर्म है। इसके अंदर एनर्जी डेंसिटी जो वो क्या है, यूनिफॉर्म है। हम मान सकते हैं इस शेडेड पोर्शन में फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है। कितनी है? KQ/r²। हम बहुत लंबे थिकनेस में नहीं मान सकते हैं, बट बहुत थिन में मान सकते हैं कि यहां से यहां तक फील्ड लगभग सेम है। तो ये हो गया एक यूनिफॉर्म फील्ड का केस। इनटू इसकी वॉल्यूम, ये होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट? ये हो जाएगा 4πr² dr। क्यों हो जाएगा? अगर हम इसको बिछा दें, अगर हम इसको खोल दें, ये एक ऐसा सरफेस है जिसका सरफेस एरिया कितना है? 4πr²। देखो सरफेस एरिया कितना है इसका? 4πr²। और इसका थिकनेस कितना है? dr। इसका थिकनेस कितना है? dr। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4πr² dr। ठीक है, ये इसमें एनर्जी स्टोर्ड है। अब जरा देखो 4πε0, 4πε0 इज 1/k, बिकॉज k का मतलब क्या है? 1/4πε0। तो ये 4πε0 और इस k स्क्वायर में एक k तो कट जाएगा, तो क्या आएगा बताओ? ये आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट 4πε0, एक k कट जाएगा, हाफ k। उसके बाद क्या होगा बताओ? q स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये r स्क्वायर और r टू द पावर 4 हो जाएगा dr/r²। इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट करना होगा। कहां से कहां तक? 0 से इंफिनिटी तक, पूरे यूनिवर्स में। ये कहां से स्टार्ट होगा? फील्ड कहां से स्टार्ट हुआ था? फील्ड यहां से लेकर r इक्वल टू 0 से कैपिटल R तक तो फील्ड था ही नहीं। फील्ड स्टार्ट हुआ था R से और गया कहां तक था? इंफिनिटी तक। ये होता है -1/r, इसका इंटीग्रेशन होता है -1/r, तो हो जाएगा 1/r -1/∞।
ये होता है -1/r, ये हो जाएगा k(q²/2) इंटू 1/r माइनस 1/∞, 1/r, यानी ये हो गया 0.5 टाइम्स ऑफ k(q²/r). ग्रेविटेशन में यही होगा, 0.5 टाइम्स ऑफ q की जगह मास ऑफ द स्फेरिकल सेल, r की जगह r, k की जगह सिर्फ -g होता है, k की जगह माइनस ऑफ कैपिटल G लेते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका सेल्फ एनर्जी मेथड 1 से। कौन सा मेथड? 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² dV। ये जो मेथड होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² dV, इसका ब्यूटी क्या है कि तुम इस मेथड को किसी भी ऐसे जगह लगा सकते हो, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, जहां तुम फील्ड कैलकुलेट किए हुए हो गॉस लॉ में। तुमने फील्ड कैलकुलेट किया था सिलेंडर के अंदर, तुमने फील्ड कैलकुलेट किया था सिलेंडर के बाहर, तुमने फील्ड कैलकुलेट किया था स्लैब के अंदर, तुमने फील्ड कैलकुलेट किया था स्लैब के बाहर, तुमने फील्ड कैलकुलेट किया था हॉलो स्फेरिकल सेल के अंदर बाहर, जो यहां पर तुम देख रहे हो। तुमने फील्ड कैलकुलेट किया था सॉलिड स्फीयर के अंदर, जब यूनिफॉर्म डेंसिटी था, और जब सॉलिड स्फीयर के अंदर वेरिएबल डेंसिटी था। किसी भी केस में तुमने अगर एक बार गॉस लॉ से फील्ड निकाल लिया है, तो तुम किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में तुम इस मेथड से कैसे 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² इंटू dV, इसको इंटीग्रेट करके ये कहां से लाओगे तुम? गॉस लॉ से। तुम कहीं भी एनर्जी निकाल सकते हो, तुम कहीं भी एनर्जी निकाल सकते हो। याद रखना, मैं तुमसे ये भी पूछ सकता हूं, एक स्लैब के अंदर सेंट्रल प्लेन से लेकर के एक h हाइट तक एक क्यूब के अंदर कितना एनर्जी स्टोर्ड है। मैं तुमसे ये पूछ सकता हूं कि एक स्लैब, जो थिक स्लैब होता है, उसके अंदर उसके सेंट्रल प्लेन को एक बेस मानते हुए क्यूब बनाओ, उसके अंदर कितना एनर्जी स्टोर्ड है। तो तुमको पता है उसके अंदर फील्ड प्रोपोर्शनल टू x होता है, फील्ड प्रोपोर्शनल टू x होता है। तुमको वहां ये मेथड काम देगा। तो याद रखना, सेल्फ एनर्जी ऐसा नहीं, ये 3-4 मैंने बता दिया वही है कि कहीं जहां तुम फील्ड जानते हो तुम सेल्फ एनर्जी निकाल सकते हो। पहली बात ये हो गया पहला मेथड, जो मैंने कल भी बताया था। दूसरा मेथड ये है, एक पर्सन है, हम इस सिस्टम को बनाना चाह रहे हैं। हम क्या चाहते हैं? इस सिस्टम को बनाना चाहते हैं। ये एक बेस है, ये प्लास्टिक का है, वुडन या प्लास्टिक का बेस है। हम क्या कर रहे हैं? चार्ज को, पहले यहां कोई चार्ज नहीं था, शुरू में यहां कोई चार्ज नहीं था। इसकी रेडियस कितनी है? इस प्लेटफॉर्म की रेडियस कितनी है? r। यहां कोई चार्ज नहीं था, 0 चार्ज था। हम इंफिनिटी पे गए, हम इन्फाइनाइट पे गए, एक चार्ज उठाई dq, और दौड़ के उस पर डाल दिए। हमने पहला स्टेप यहां से लिया और यहां पे इसको चार्ज डाल दिया dq। स्लोली मुझे कितना वर्क करना पड़ा? कोई वर्क नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा? कोई चार्ज इसको रिपेल कर ही नहीं रहा था। जब यहां कोई चार्ज है ही नहीं पहले स्टेप में, तो कोई रिपल्सन है ही नहीं, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ही नहीं। जो पहला चार्ज आएगा वो इसके ऊपर फैल जाएगा। ये पहला चार्ज dq क्या होगा? इसके ऊपर फैल जाएगा। मुझे कोई वर्क नहीं करना। दूसरा स्टेप जब लेंगे, फिर जाएंगे dq लेंगे। जब उस dq को लेके आएंगे तो ये चार्ज जो पहले से इस पे dq था, वो इस dq को रिपेल कर रहा होगा। तो हमको उस रिपल्सन के अगेंस्ट फोर्स देना पड़ेगा, तब इसको यहां ला पाएंगे। अब हो गया इसके ऊपर 2 टाइम्स ऑफ dq चार्ज। अब जब थर्ड dq लाएंगे तो उसको ज्यादा रिपल्सन होगा, क्योंकि पहले से यहां कितना चार्ज है? 2 dq। तो 2 dq को रिपेल कर रहा है, 2 dq जो है उस आने वाले dq को रिपेल कर रहा है। तो अब हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। एक समय इसके ऊपर चार्ज आएगा q, जो इंस्टेंटेनियस चार्ज है। हम ऐसे ही dq करते करते इसको कहां ले जाएंगे? 0 से कैपिटल Q ले जाएंगे। बट किसी मोमेंट पे, जिस समय इसकी चार्ज कितनी है? q, उस समय हम जब इसको इंफिनिटी से यहां लाएंगे तो हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, या हमको क्या करना पड़ेगा? देखो, हम लिखेंगे du सेल्फ इज इक्वल टू dq इंटू v2 माइनस v1। पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, ये होता है
इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल डिफरेंस U2 माइनस U1 होता है चेंज इन पोटेंशियल। du इक्वल टू क्या होता है, dq इंटू dv। समझ रहे हो, अगर तुम किसी चार्ज dq को मूव करते हो थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ dv तो सिस्टम की एनर्जी du से इंक्रीज कर जाती है। तो समझो ये तो हमेशा जीरो है, क्यों, एट इंफिनिटी जहां तुम इस चार्ज को मूव कराए थे एट इंफिनिटी पोटेंशियल इज ऑलवेज जीरो। बचा ये तो डिपेंड करेगा इस समय, यहां की पोटेंशियल क्या है इस समय जब इस पे चार्ज q है, यहां की पोटेंशियल क्या बताओ, k q बाय r। समझ रहे हो कि नहीं इस समय। इसीलिए देखो सेम स्टेप साइज है, स्टेप का साइज सेम है, dq 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 स्टेप का साइज सेम है, हम बार बार dq चार्ज ला रहे हैं, लेकिन फॉर सेम स्टेप साइज जितना बड़ा पहले से q है उतना ज्यादा ये मल्टीप्लीकेशन होगा। समझो अगर ये q है तब dq ला रहे हैं, अगर ये 2dq होता तब dq लाते, अगर ये 3dq होता तब dq लाते। तो हर स्टेप सेम स्टेप साइज के लिए जब ओरिजिनल वैल्यू ऑलरेडी डिपॉजिटेड चार्ज ज्यादा होगा तो वर्क डन भी ज्यादा होगा। तो ये यूनिफॉर्म वर्क डन नहीं है, ये हर नेक्स्ट स्टेप प्रीवियस स्टेप से डिफिकल्ट है। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। क्यों हम लिखे हैं, यहां हम कौन सा फॉर्मूला यूज किए हैं, तुमको जो हम बताए थे U सेल्फ इज इक्वल टू, हम यहां कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, V ड्यू टू Q। ये Q कौन सा है, ये Q कौन सा है, ये वेरिएबल Q है, ये इंटरमीडिएट वेरिएबल Q है, ये लोकल वैल्यू ऑफ Q है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ Q है इनटू dq। यही बताए थे ना, हम ये मेथड लगा रहे हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा, इसको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो U सेल्फ हो जाएगा k q बाय r dq का इंटीग्रल कहां से कहां तक, जीरो से लेकर के q तक ना। इसको कहां से कहां लेके जाओगे, शुरू में इस पे चार्ज था जीरो और फाइनली कितना होगा q, तो कितना है बताओ, k बाय r q dq का इंटीग्रल कितना हो जाए बताओ, q स्क्वायर बाय 2 यानी 0.5 टाइम्स ऑफ k q स्क्वायर बाय 2r, सॉरी r। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सोचो यहां एक इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है, यहां एक इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है, और इंटीग्रेशन का समझ वाला समस्या क्या है, इंटीग्रेशन यहां करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ये वेरिएबल q है। ग्रिफिथ का कहना है एक काम करो, तुमने जब इस dq को मूव कराया, तो तुमने ये माना था कि पोटेंशियल ड्यू टू सिर्फ यही चार्ज है ना, आने वाले चार्ज का पोटेंशियल नहीं लिया था। तुम सारे का पोटेंशियल ले लो, बट यहां हाफ डाल दो, क्योंकि उसमें हर टर्म दो बार आ रहा है, तुमको जो टर्म एक बार ले वो 2 बार। यानी ग्रिफिथ का कहना था एक काम करो, ये था तुम्हारा मेथड 2। नाउ कम टू मेथड 3। मेथड 3 कहता है U सेल्फ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू टोटल चार्ज Q। ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। टोटल चार्ज Q जीरो, पूरे चार्ज का, यहां उसका भी पोटेंशियल लो। यहां पे क्या किए थे, अब तक जो चार्ज उसका पोटेंशियल लिए थे, यहां क्या कर रहे हैं, जो चार्ज इन्फिनिटी पूरे स्टेप खत्म होने के बाद है वो ले रहे हैं। इसको क्या करो, dq से मल्टीप्लाई कर दो और यहां हाफ डाल दो। तुम जो यहां पोटेंशियल ले रहे हो, ये पोटेंशियल अब तक के चार्ज का नहीं है, ये पोटेंशियल जो फ्यूचर में भी आएगा, जो टोटल चार्ज है उसका है। तो उस केस में तुम्हारा आंसर क्या होगा सो देखो। और यहां ये समझ नहीं आता है, बाकी केस में समझ में आएगा। हाफ इंटीग्रल ऑफ, ये बताओ अगर यहां चार्ज क्यू होता, टोटल चार्ज क्यू, तो कितना होता, के क्यू बाय आर। कांस्टेंट है ये, दिस इज कांस्टेंट, ये बाहर आएगा, ये इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, इनटू डी क्यू। तो यहां सिर्फ एक ही वेरिएबल है, कौन सा है, क्यू, और कुछ नहीं है। तो ये कितना है ये बताओ, हाफ के क्यू बाय आर, इंटीग्रल ऑफ डी क्यू कितना हो जाएगा, क्यू।
इंटीग्रल ऑफ डी क्यू कितना हो जाएगा क्यू, दैट इज क्यू स्क्वायर 0.5 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय आर। सर हाँ हमने जब पोटेंशियल ड्यू टू पूरा मतलब टोटल चार्ज लिया, हाँ तो वहाँ पे हाफ क्यों लिया? हाँ, हाफ इसलिए लिया क्योंकि हमको लेना नहीं था बेसिकली। हम यहाँ पे क्या किए थे, देखो हम यहाँ पर क्या किए थे कि अब तक जो चार्ज, देखो ये डी क्यू इन सब के इस 0.1 0.2 ये 0.3 और ये 0.4 मान लो, Q1 Q2 Q3 Q4 के साथ हमने पेयर लिया Q5 का। हमने Q1 Q2 Q3 Q4 के साथ पेयर लिया Q5 का, यानी Q5 का पेयर 1 के साथ, Q5 का 2 के साथ, Q5 का 3 के साथ, Q5 का 4 के साथ, ये कर रहे हैं हम। यानी जो चार्ज आ चुका उसका पोटेंशियल ले रहे हैं। बट हम ये कह रहे हैं कि अब अगर हम इसको पूरे को चार्ज क्यों मान लेते पूरा, तो क्या होता, हम देखो इस तरह होता है, मैं बता रहा हूं। ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, इनके बीच जो डिस्टेंस है यार। सर राइट साइड बोर्ड की नहीं दिख रही। अच्छा ठीक है, इसको पहले मैं मिटाता हूँ तब बताता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने ड्यू टू क्यू लिया था। सर हाँ सर अगर टोटल चार्ज जो है सर सिस्टम का वो क्यूब है, सर जो हम डी क्यू के कारण जो पेयर बनाएंगे सर, वो क्यू माइनस डी क्यू पे तक का पेयर बनेगा ना सर? हाँ, लेकिन क्यू माइनस डी क्यू पेयर बनेगा। अच्छा हाँ ठीक है, तो सर यहाँ पे तो हमने क्यू के साथ पेयरिंग कर दी सर, पूरे क्यू चार्ज के साथ। क्यू माइनस डी क्यू, क्यू माइनस डी क्यू आएगा यहाँ पे ना, यहाँ आएगा क्यू माइनस डी क्यू इंटू डी क्यू, होगा ना? यस सर। डी क्यू इंटू डी क्यू गया। यस सर। ठीक है, देखो जो मैं बता रहा हूँ पहले इसको समझो मैं क्या करना चाह रहा हूँ। सर इसके इंटीग्रेशन में लिमिट्स क्या हो गई जो नीचे 0 टू क्यू, सिर्फ क्यू हो रहा है इंटीग्रेट, सिर्फ डी क्यू ही था ना, वेरिएबल क्या था, सिर्फ डी क्यू था, स्मॉल डी क्यू। कैपिटल डी क्यू तो फिक्स है, स्मॉल डी क्यू होगा ना, और कुछ नहीं होगा। देखो मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ, ये Q1 है और ये Q2 है, इसकी पोटेंशियल, इसको एक सिस्टम मान लेता हूं मैं, इसको मैं एक सिस्टम मान लेता हूं। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सिस्टम की? तुम जानते हो, तुम पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे K Q1 Q2 बाय R, यही ना? यस सर। कुछ लोग इसको लिखोगे नहीं सर, Q1 किसके पोटेंशियल में रखा हुआ है, 2 के पोटेंशियल में रखा हुआ है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर, Q2 जो है वो किसके पोटेंशियल में रखा हुआ है, V के पोटेंशियल में रखा हुआ है। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर तुम मान रहे हो Q1 पहले Q2 आया, उसने पोटेंशियल बनाया, कितना बनाया, पहले Q2 आया उसने पोटेंशियल बनाया, यानी पहले Q2 को लाए तब Q1 नहीं था। अब जब Q1 को लाए तो Q1 को कहां से लाए, इंफिनिटी से लाए ना। तो इसका इनिशियल पोटेंशियल क्या था, 0, इंफिनिटी पे इसका पोटेंशियल था 0, और इस चार्ज Q1 को हम लाए हैं, तो क्या लिखेंगे, Q1 इंटू V एट दिस पॉइंट ड्यू टू ऑलरेडी प्रेजेंट चार्ज माइनस इंफिनिटी, यही ना? ये कितना होता है, Q1 इंटू K Q2 बाय R होता है ना। इसको क्या लिखोगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, Q2 इज प्लेस्ड इन द पोटेंशियल already created by 1. Q2 is placed later on, and when Q2 is placed, it is placed at a point where already present charge Q1 have created a potential V1. मतलब पहले तुम Q1 को लाए, Q1 के कारण यहाँ एक पोटेंशियल बना था V1, और अब तुम Q2 को ला रहे हो, तो ये होगा, उसमें कितना है बताओ, Q2 इंटू K Q1 बाय R, तो सब तो सेम ही आ रहा है। ग्रिफिथ का कहना है कि किसको पहले लाए और किसको बाद में लाए ये मैटर नहीं करता है। ग्रिफिथ का ये कहना है। इस मेथड में तुम क्या कर रहे हो, तुम देख रहे हो पहले Q1 को, पहले Q2 को ला चुके थे, बाद में Q1 को लाए हैं। यहां तुम क्या कर रहे हो, पहले Q1 को ला चुके थे, वो पोटेंशियल V1 बना चुका है, अब Q2 को लाए हैं। यहां पे ग्रिफिथ का कहना है
कि ये मैटर नहीं करता है कि किसको पहले लाए किसको बाद लाए। हम ऐसा भी कर सकते थे क्या? हम ऐसा भी कर सकते थे क्या? उसका ये कहना था तुम इस तरह से कर दो, जब Q1 को लाए तो मानो Q2 भी प्रेजेंट था, और जब Q2 को लाए तो Q1 भी प्रेजेंट था। यानी कि तुम इसको कर दो, Q1 जब लाए तो V1 भी प्रेजेंट था, और जब Q2 को लाए तो V1 भी प्रेजेंट था, और दोनों का हाफ ले लो, आंसर वही आएगा। करके देखो, आएगा वही। यानी उसने ये कहा कि यहां जो तुम पेयरिंग को जो रिपीटेशन हो क्या रहा ना, देखो हम पहले चार्ज 1 को लाए तो 1 का पेयर 2, 3 और 4 के साथ बना, एग्रीड। 1 का पेयर 2, 3 और 4 के साथ बना। अब जब 2 को लाए तो 1 के साथ बन चुका था। याद रखना पड़ेगा ना कि किसके साथ बन गया, किसके साथ बनाना बाकी है। कितना याद करोगे? जब किसी एक को लाओ तो मान लो उसके अलावा सब प्रेजेंट था, बल्कि वो भी प्रेजेंट था। स्मॉल डिफरेंस DQ में मान सकते हो वो भी प्रेजेंट था। ये मानो सब प्रेजेंट थे, Q1 आया, सब प्रेजेंट थे, Q2 आया, सब प्रेजेंट थे, Q3 आया, और फिर सबका जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 कर दो, क्योंकि तुम्हारा जो टर्म आना चाहिए उसका 2 बार टर्म आ जाएगा, हर टर्म 2 बार आएगा। ये NC2 और NP2 का कुछ है मैथ में जो होता है। एक होता है ना जिसमें रिपीटिशन नॉट अलाउड, और एक होता है रिपीटिशन अलाउड। यस सर। कुछ इस टाइप का चीज है, हमको पूरा याद नहीं, लेकिन NC2 और NP2 का है कि हमको एक के साथ एक का पेयर बनाना है बट रिपीट नहीं करना। एक होता है एक के साथ एक का पेयर बनाना, हम रिपीट कर सकते हैं। यहाँ वो रिपीट करा रहा है, तो बोल रहा है तुमको वो टर्म 2 बार आएगा, हर टर्म जो यहाँ पे आया था। तुमको अगर तुम रिपीटेशन अलाउ नहीं कर रहे हो 6 टर्म आएगा, तो रिपीटेशन अलाउ नहीं कर रहे हो 6 टर्म आएगा, 6 पेयर बनेगा बिना रिपीटेशन के। रिपीटेशन अलाउ करोगे तो 12 टर्म आएगा। उसको हाफ कर दो, उसको हाफ कर दो। तो इसने ये कहा कि जब Q1 को लाए हैं तो मानो Q2 प्रेजेंट था। अब तो याद नहीं करना है किसको पहले लाए किसको बाद लाए। जब Q2 को लाए तो मान लो Q1 था, जिसको लाए उसके अलावा सब पहले से था। उससे क्या होगा, तुम्हारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, उससे तुम्हारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ये ग्रिफिथ का मेथड है, ठीक है, क्योंकि ये 1 ऑफ द 4 मेथड है। तुम्हारी मर्जी है, तुम लगाओ या ना लगाओ, ठीक है। अब देखो, चलो यहां तो समझ में आया कि थोड़ा मोड़ा चलो चीज था। अब जो हम ले रहे हैं केस सॉलिड स्फीयर का, उसमें समझना उसमें कितना क्लासिक केस बनता है, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है, थोड़ा लेंदी भी है। सॉलिड स्फीयर, इसमें जो भी चीज निकालेंगे वो धरती के लिए, अर्थ के लिए ग्रेविटेशन में डायरेक्ट लगा देंगे, क्योंकि अर्थ ये सॉलिड स्फीयर, मून ये सॉलिड स्फीयर, जुपिटर ये सॉलिड स्फीयर। हॉलो स्फीयर ग्रेविटेशन में नहीं होता है, प्रैक्टिकली नहीं होता है। सॉलिड स्फीयर केस में क्या होता है देखो। पहला मेथड, ये तुम्हारा सॉलिड स्फीयर है, ये नॉन कंडक्टर में बनेगा। ये कंडक्टर के केस में तुम वॉल्यूम में चार्ज भर ही नहीं सकते हो। हम कल देखेंगे, जब कल हम कंडक्टर देखेंगे तब। इसकी रेडियस कितनी है R, चार्ज कितनी है Q, डेंसिटी है रो, यूनिफॉर्म डेंसिटी की है। तुमको ये बताना है व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड। पहला मेथड, मेथड वन समझना है इसको। फील्ड, जितनी एनर्जी फील्ड में स्टोर्ड है, जितनी एनर्जी फील्ड में स्टोर्ड है, तो क्या लिख देंगे, U सेल्फ इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट। ये बताओ अंदर में फील्ड कितनी होती है, तुमको पता है? अंदर में फील्ड होती है KQ बाय R³ इंटू R। ये होता है ना, अंदर में फील्ड होता है KQ बाय R³ इंटू R, इंटू ये हो गया अंदर का, R और dr के बीच में। अंदर में फील्ड है यहां, अनलाइक हॉलो स्फेरिकल सेल, इंटू 4 पाई R² dr वॉल्यूम। तो ये देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और K में से एक K तो कट जाएगा, आ जाएगा K, Q² बाहर,
के बच जाएगा, ये और ये मिलके हो जाएगा 1/k, तो एक के कट जाएगा, क्यू स्क्वायर बाहर, 2 टाइम्स ऑफ r⁶ बाहर, इंटीग्रल ऑफ r⁴ dr। ये इनसाइड पॉइंट का निकाल रहे हैं। यू सेल्फ कहां निकाल रहे हैं हम? इनसाइड, विद इन द स्फीयर। ये हो जाएगा कहां से कहां? 0 से लेकर के r तक, क्योंकि इनसाइड का मतलब 0 से लेके r तक। ठीक है, कितना आएगा बताओ? k क्यू स्क्वायर बाय 2r⁶ r⁵/5। That becomes this 2 into 5 is 10, 0.1 times of k q square by r। ठीक है, अंदर में एनर्जी की जो है स्टोर्ड है कितनी है? 0.1 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय आर। 0.1 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर, ये अंदर में एनर्जी है। बाहर में जो है एनर्जी वही है जो हॉलो स्फेरिकल सेल में था। बिकॉज वंस यू आर आउटसाइड, यहां पर जो फील्ड होगी ये क्या होगी बताओ? वही होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये वही फील्ड होगा जो फील्ड हॉलो स्फेरिकल सेल में था, है कि नहीं? एक बार तुम इसके बाहर निकल गए तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? पॉइंट चार्ज बन जाएगा सेंटर पे। तो हॉलो स्फेरिकल सेल हो या सॉलिड स्फीयर हो ऑफ टोटल चार्ज क्यू, वंस तुम इसके सरफेस के बाहर जाओगे तो फील्ड तुमको वही मिलेगा जो दोनों केस में मिला था, सेम मिलेगा। तो जब तुम बाहर निकालोगे, तुम निकाल चुके हो यू सेल्फ आउटसाइड, ये तुम निकाल चुके हो। सेम एज ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल सेल, सेम एज ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल सेल, and that is equal to what? 0.5 times of k q square। समझ गए? पिछले साल आईआईटी में क्वेश्चन आया था इंटीरियर टाइप में, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड एट द आउटसाइड एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द इनसाइड फॉर ए सॉलिड यूनिफॉर्म स्फीयर। What is the ratio of the energy stored outside the sphere and energy stored within the sphere for a solid sphere? 5, ratio is 5। समझ रहे हो? टोटल एनर्जी, इसकी सेल्फ एनर्जी क्या होती है? इसकी टोटल सेल्फ एनर्जी होती है, इसकी टोटल सेल्फ एनर्जी होती है 0.6 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय आर। याद रहेगा 0.6 टाइम्स के क्यू। पहले कितना था? 0.5। हॉलो स्फीयर में कितना था? 0.5। बाहर में 0.5 होता है। हॉलो स्फीयर में क्या था?